हेलो डियर। H2H आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 1994 की एक ऑस्कर विनिंग फिल्म फॉरेस्ट गंप। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम फॉरेस्ट को देखते हैं। फॉरेस्ट को बस नंबर 9 का इंतजार था। उसका बचपन इतना आसान नहीं था। लाखों मुश्किल को झेलकर उसे इस उम्र तक पहुंचना पड़ा। फॉरेस्ट मेंटली थोड़ा वीक था। वो बाकी लड़कों की तरह स्मार्ट नहीं था। बस स्टेशन में फॉरेस्ट अपने पास में बैठी औरत से बात करने लगता है, पर वो औरत उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। पर फॉरेस्ट फिर भी उनके साथ बात करने लगता है। फॉरेस्ट उस औरत से कहता है कि उसकी शू बहुत ही कंफर्टेबल दिख रहा है, पर बचपन में फॉरेस्ट का शू इतना कंफर्टेबल नहीं था। फिर वो अपने बचपन से लेकर जवान होने तक कहानी उस औरत को सुनाने लगता है। बचपन में उसकी मॉम कहती थी, किसी भी इंसान का शू ही है जो ये डिसाइड करता है कि वो क्या करता है, कहाँ पर जाता है। पर मेरे वाला बहुत हार्ड था और बहुत लंबा भी। फॉरेस्ट की मॉम ये शू फॉरेस्ट को इसलिए दिया था क्योंकि फॉरेस्ट ठीक से चल नहीं पाता था, पर इस शू के वजह से भी वो अजीब तरीके से चलता था, जिसे देखकर लोग उस पर हंसते थे। फॉरेस्ट की मॉम उसे हौसला देते हुए कहती थी कि फॉरेस्ट सबसे बेटर है, शायद ऐसा आगे साबित भी होने वाला है। तो स्टोरी में हमारे साथ जुड़े रहिए। फॉरेस्ट अपने मॉम के साथ अमेरिका के एलेबामा शहर में रहता है। एक दिन मिस गंप जब फॉरेस्ट के प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाती है, तो वो प्रिंसिपल कहता है कि फॉरेस्ट मेंटली वीक है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में उसे नहीं रखा जा सकता और उसे पब्लिक स्कूल में देने की बात करता है। इस बात से मिस गंप गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। तभी ठरकी प्रिंसिपल कहता है, एक रास्ता है, अगर मिस गंप प्रिंसिपल के साथ खपाखप करे तो। मिस गंप के पास और कोई भी चारा नहीं था, इसलिए उन्हें ये सब कुछ करना पड़ता है। फॉरेस्ट घर के बाहर से सब कुछ सुन रहा था। उसे भी थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था कि उसकी मॉम ने उसे पढ़ाने के लिए खुद की इज्जत का नीलाम कर दिया है। रात को जब मिस गंप फॉरेस्ट को पढ़ा रही थी, तभी फॉरेस्ट उसकी मॉम को पूछता है कि वेकेशन क्या होता है, जहाँ पर मेरे डैडी थे। तभी मिस गंप कहती है, वेकेशन वो जगह है जहाँ पर जाने के बाद कोई भी लौट कर नहीं आता। फॉरेस्ट के डैडी असल में एक शहीद सोल्जर थे, इसलिए मिस गंप उसे समझाने के लिए हमेशा ऐसा बोला करती थी। एक दिन उनके घर के एक रेंटर फॉरेस्ट को गिटार बजाकर सुना रहा था और फॉरेस्ट भी अजीब तरीके से डांस करने लगता है, क्योंकि उसकी पैर की हालत तो सबको पता ही है। उस दिन से फॉरेस्ट को गिटार से प्यार हो जाता है। तभी वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर फॉरेस्ट अपने पहले दिन स्कूल के लिए निकल जाता है, पर बस में कोई भी उसे सीट नहीं दे रहा था। तभी फॉरेस्ट स्टोरी में पहली बार जेनी के साथ मिलता है, जो उसे बैठने के लिए अपने सीट देती है और फॉरेस्ट से बहुत सारी बातें करती है, और ऐसे करके दोनों में एक अच्छी दोस्ती शुरू हो जाता है। इसलिए वो अब ज्यादातर समय खेलते हुए रहते थे। एक दिन जब वो दोनों जंगल के बीच से जा रहे थे, तभी कुछ बदमाश लड़के आके फॉरेस्ट को चिढ़ाने लगता है और फॉरेस्ट भी जेनी के कहने पर वहाँ से दौड़ना चालू कर देता है, पर वो उस शू के वजह से ज्यादा दौड़ नहीं पा रहा था। तभी वो सुनता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड जेनी उसे और जोर से दौड़ने के लिए कह रही है, इसलिए वो फिर अपने पैरों को इतनी जोर से भगाता है कि उसका शू भी अब टूट गया है, और वो इतनी जोर से दौड़ लगाता है कि वो भागते हुए अपने घर तक पहुंच जाता है। एक दिन वो भागते हुए जेनी के घर में जाता है, ये पूछने के लिए कि वो आज स्कूल में क्यों नहीं गई है। जेनी के पिता बहुत ही गंदा आदमी था, वो जेनी से बहुत सारा काम करवाता था, इसलिए जेनी आज स्कूल नहीं जा पाई थी। जेनी रोज खेत के बीच में जाकर ईश्वर से ये प्रेयर करती है कि एक दिन उसे ईश्वर एक पंछी बना देगा, ताकि वो इस घर से और अपने बाप से बहुत दूर उड़कर चली जाए। उस दिन के बाद जेनी के डैडी उसे अपने नानी के घर में छोड़कर आता है। इसके बाद जेनी और फॉरेस्ट रात को भी मिलने लगते हैं। अब टाइम बदल गया है, जेनी और फॉरेस्ट हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, पर अभी भी वो लड़के फॉरेस्ट को सताता रहता है और फॉरेस्ट भी उनसे भागता रहता है। एक दिन वो ऐसे ही भागते हुए एक सॉकर गेम में पहुंच जाता है और सबसे तेज दौड़ लगाता है, जिसे देखकर सॉकर कोच बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फॉरेस्ट को अपने सॉकर टीम में लेने के लिए डिसीजन करते हैं। फॉरेस्ट भी अब उन लोगों को हर बार जीत दिलाता था और ट्रॉफी अपने नाम पर करता था। उस समय अमेरिका में ब्लैक लोगों को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। गोरे लोग ब्लैक निग्गा के साथ स्कूल या कॉलेज में नहीं जाना चाहते थे। उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी, जो हालात को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उन पर एक
हमला भी होता है जो शायद ब्लैक निक गैस ने करवाया था। इस तरफ फॉरेस्ट की स्टोरी अब दूसरे लेडीज सुनना चालू कर देता है। जब फॉरेस्ट एक दिन जेनी के लिए इंतजार कर रहा था तभी वो देखता है कि कोई स्टूडेंट था जो उसके साथ घपाघप करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो उसे बहुत मारता है। जेनी इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि वो भी घपाघप करना चाहती थी। वो फॉरेस्ट को अपने साथ रूम में ले जाती है और फॉरेस्ट को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर जेनी उसे छूते ही उसका लिक्विड बाहर चला आता है। पर जेनी फिर भी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानती थी फॉरेस्ट ऐसा ही है। फॉरेस्ट अब सॉकर टीम में बहुत फेमस हो चुका था और उसे नेशनल टीम में चांस मिल गया था। अब फॉरेस्ट को अपना कॉलेज डिग्री भी मिल जाता है। तभी एक आर्मी ऑफिसर आता है और उसे आर्मी में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं और फॉरेस्ट भी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब उसे ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। वैसे तो जेनी के अलावा फॉरेस्ट का कोई भी दोस्त नहीं था, पर आर्मी ट्रेनिंग में उसे एक अच्छा दोस्त मिल जाता है। उसका नाम था ब्लू। ब्लू फॉरेस्ट को कहता है कि उसके पिछले कई पीढ़ियों से उसके मॉम्स दोस्तों के घर में कुकिंग करने के काम करते आ रहे हैं और वो आर्मी में जाकर इस काम को बंद करवाना चाहता है। ट्रेनिंग सेंटर में फॉरेस्ट को एक मैगजीन मिलता है जहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स थी। तभी उसे याद आता है कि जेनी भी एक मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए वो छुट्टी लेकर जेनी की मॉडलिंग शो में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो जेनी के साथ गंदी तरीके से बात कर रहे थे, इसलिए फॉरेस्ट उनको मारना चालू कर देता है। पर फिर भी जेनी उस पर ही उल्टा चिल्लाने लगती है और उस रूम से बाहर चली आती है, जहाँ पर फॉरेस्ट जेनी को कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए वियतनाम वॉर में जाने वाला है। जेनी उसे गुड लक देकर वहाँ से एक अनजान आदमी के गाड़ी में उठकर चली जाती है। जेनी के जाने की वजह से फॉरेस्ट को बहुत बुरा लगा था, पर वो जानता था कि जेनी पंछियों की तरह उड़ना चाहती थी। अगले दिन फॉरेस्ट वियतनाम वॉर के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ ब्लू भी था जो इस मिशन के लिए चुना गया था। वहाँ पर फॉरेस्ट की मुलाकात होता है डैम से, जो फॉरेस्ट का कमांडर था। आगे की स्टोरी में डैम का किरदार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जरूर हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। डैम उन लोगों को सारे रूल्स के बारे में बता देता है। वियतनाम का लाइफ फॉरेस्ट के लिए बहुत अलग था, उसे वो ही करने के लिए मिलता था जो डैम कहता था, पर फॉरेस्ट अपने नए लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। फॉरेस्ट वियतनाम से जेनी को चिट्ठी लिखा करता था। तभी एक दिन वो लोग एक मिशन के लिए जाता है जहाँ पर अचानक गोलियों की बरसात होना चालू हो जाता है। फॉरेस्ट के सामने ही उसके बहुत सारे साथी मारे जा रहे थे। तभी कमांडर डैम सब लोगों को वापस पीछे जाने के लिए कहते हैं क्योंकि ना तो उनके पास कोई पोजीशन था और ना ही ज्यादा सैनिक। कमांडर की बातों को सुनकर सारे सैनिक पीछे हट जाते हैं, पर फॉरेस्ट इतना फास्ट दौड़ता है कि वो सबसे बहुत दूर चला जाता है। तभी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड ब्लू की याद आता है और वो उसे लाने के लिए वापस जंगल में चला जाता है। वो जितनी भी बार अंदर जा रहा था उसे कोई न कोई घायल सोल्जर मिल जाता है और तभी वो कमांडर डैम के पास पहुंचता है जिसका पैर पूरी तरह से टूट गया था। डैम नहीं चाहता था कि फॉरेस्ट उसे सेव करे, इसलिए जब फॉरेस्ट उसे बचा रहा था वो फॉरेस्ट पर गुस्सा हो जाता है, पर फॉरेस्ट कोई भी रिएक्शन नहीं देते हुए फिर से जंगल के अंदर ब्लू को लाने के लिए चला जाता है। इस बार उसे अपना बेस्ट फ्रेंड ब्लू मिलता है जो बहुत ही ज्यादा घायल था। उसे बहुत सारी गोलियां लग चुका था, पर फिर भी फॉरेस्ट उसे जंगल से बाहर ले आता है। अब फॉरेस्ट की बात कोई और सुन रहा था। फॉरेस्ट अपनी कहानी में ऐसे खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सुनने वाला आदमी चेंज हो गया है। फिर फॉरेस्ट उस आदमी को भी अपनी बाकी कहानी सुनाने लगता है। ब्लू अब मर चुका है और फॉरेस्ट भी थोड़ा घायल था, पर डैम की दोनों पैर को काटना पड़ा। तभी हॉस्पिटल में फॉरेस्ट को जेनी की खत आता है। जब वॉर से फॉरेस्ट जेनी को खत लिखता था तो जेनी भी उसको खत लिखती थी। जेनी अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रही थी उसके बारे में फॉरेस्ट को खत में बता रही थी, जिसे देखकर फॉरेस्ट बहुत खुश होता है। आर्मी कैंप में फॉरेस्ट पिंग पोंग खेलना सीख गया था। एक दिन डैम फॉरेस्ट के पास आता है और फॉरेस्ट को गाली देने लगता है क्योंकि फॉरेस्ट ने डैम को वॉर जोन से बचा लिया था। असल में डैम बहुत दुखी था अपने पैर को लेकर। फॉरेस्ट को अब वॉर में जीतने की वजह से आर्मी ऑनर मिलता है और उसे अमेरिका वापस बुला लिया जाता है। एक दिन फॉरेस्ट एक प्रोटेस्ट में जाता है जहाँ पर उसे एक स्पीच देना था। स्पीच देते वक्त फॉरेस्ट की मुलाकात वहाँ पर जेनी से होता है और वो लाखों लोगों के बीच में जाकर जेनी की गले मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जेनी फॉरेस्ट को अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलाता है जो वियतनाम वॉर के खिलाफ था। वहाँ पर एक आदमी था जो जेनी को मार रहा था, इसलिए फॉरेस्ट उसे अच्छे से धो देता है
क्योंकि कोई जेनी को दुख पहुंचाए वो फॉरेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगले दिन जेनी फॉरेस्ट को बाय बाय करके अपने कुछ दोस्तों के साथ सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाती है। जेनी असल में अभी भी इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहती थी। अब फॉरेस्ट पिंग पोंग गेम में वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, बहुत सारे ट्रॉफीज अब वो जीत चुका है। धीरे धीरे वो भी नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। एक दिन अचानक फॉरेस्ट की मुलाकात मिस्टर डैम से होता है, जो अब एक व्हीलचेयर के भरोसे पर चलता है। उसे पता था कि फॉरेस्ट को आर्मी ऑनर मिला है, पर इस बात से वो नहीं जलता क्योंकि मिस्टर डैम फॉरेस्ट को अब बहुत ज्यादा पसंद करता है। क्योंकि डैम को ये रियलाइज हो गया था कि फॉरेस्ट की वजह से ही डैम अभी तक जिंदा है। अब फॉरेस्ट और डैम बियर पीने के लिए एक बार में जाता है क्योंकि आज न्यू ईयर था और वो लोग 12 बजे न्यू ईयर मनाने वाले थे। बार में डैम की 2 जीएफ आता है, जिन लोगों के साथ डैम आज रात घपाघप करने वाला था। इस तरफ हम जेनी को देखते हैं जो किसी के साथ घपाघप करके उसके घर से चली जाती है। फिर इस तरफ जब डैम एक लड़की के साथ घपाघप करने लगता है तभी फॉरेस्ट दूसरे लड़की के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करता क्योंकि वो जेनी के लिए लॉयल था, इसलिए वो अपना हथियार दूसरों के सामने डालना नहीं चाहता था और वो उन दोनों लड़की को वहाँ से भगा देता है। कुछ महीनों बाद फॉरेस्ट को व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है और मिस्टर प्रेसिडेंट के हाथों पिंग पोंग में वर्ल्ड चैंपियन बनने की वजह से फिर से ऑनर दिया जाता है। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन फॉरेस्ट को आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इसलिए वो वहाँ से सीधा अपने माँ के पास जाता है। फॉरेस्ट के घर पे उसके बहुत सारे नए चीजें था जो उसकी सक्सेस को दर्शाता है। वहाँ से फॉरेस्ट सीधा ब्लू के घर पे जाता है और उसके परिवार को फाइनेंशियली हेल्प करता है क्योंकि वो जानता था ब्लू अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता था। अब फॉरेस्ट आर्मी ऑफिसर नहीं रहा, इसलिए वो मछली पकड़ने के लिए एक शिप खरीदता है, पर जितनी भी बार वो अपना जाल फेंकता है उसे सिर्फ कचरा मिलता था और कुछ भी नहीं। इस तरफ जेनी बस ड्रग्स के नशे में लोगों के साथ घपाघप कर रही होती है। एक दिन फॉरेस्ट अपनी बोट को ऐसे ही घुमा रहा था तभी उसे पोर्ट में मिस्टर डैम दिखाई देता है, इसलिए वो अपनी बोट को ऐसे ही छोड़कर पानी में कूद जाता है डैम से मिलने के लिए। मिस्टर डैम भी फॉरेस्ट से ही मिलने के लिए आया हुआ था। उसे पता चला था कि फॉरेस्ट ने एक बोट खरीदा है, इसलिए वो फॉरेस्ट के साथ ही सेलिंग करना चाहता है और अब फॉरेस्ट और डैम एक साथ सेलिंग करने लगता है, पर अभी भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। एक दिन रात को समंदर में गजब का तूफान आता है और फॉरेस्ट की बोट को छोड़कर बाकी बोट डैमेज हो गया होता है, इसलिए अब उन्हें फिश पकड़ने में कोई तकलीफ नहीं होता। उनके जाल में अब बहुत सारे मछली आने लगता है, यानी कि बाकी बोट इतने दिनों से सारे मछली पकड़ रहे थे। अब फॉरेस्ट उस आदमी को बताता है कि वो एक बड़े सेलिंग कंपनी का मालिक हो गया है, पर वो फॉरेस्ट की बातों को सुनकर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब फॉरेस्ट की बात दूसरी बुरी औरत सुनने लगती है। एक दिन फॉरेस्ट को खबर आता है कि उसकी मॉम की हालत ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम को कैंसर था, इसलिए वो अगले कुछ दिनों में ही मर जाती है। तभी फॉरेस्ट उस औरत से कहती है, मैंने ब्लू की मॉम को जो पैसा दिया था उसकी मदद से उनको अब दूसरों के घर पे खाना बनाना नहीं पड़ता है, उल्टा वो ही अपने लिए एक कुक को हायर कर लिया है। जब एक दिन फॉरेस्ट अपने घर के फील्ड पर ग्रास काट रहा था तभी फॉरेस्ट के पास जेनी आती है, जिसे देखकर फॉरेस्ट बहुत खुश होता है और जेनी भी। अब वो दोनों सारा दिन घूमते रहते थे। एक दिन घूमते हुए जेनी अपनी डैड के घर के सामने पहुंच जाती है। तभी जेनी को अपने बचपन के बारे में याद आता है, इसलिए वो बहुत गुस्सा होकर उस घर पर पत्थर फेंकने लगती है क्योंकि जेनी का ये हालत उसकी डैड की वजह से हुआ था। वो दोनों अब एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लगे थे। एक दिन रात को जब फॉरेस्ट सो रहा था तब जेनी फॉरेस्ट के रूम में आती है और उसके साथ सारी रात घपाघप करती है, पर अगले दिन वो फॉरेस्ट को ना बताकर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। अब फॉरेस्ट जेनी के गम में आकर फिर से दौड़ना चालू कर देता है और वो अमेरिका के एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर बस दौड़ता ही जाता है। फिर बहुत साल निकल जाता है और अभी भी फॉरेस्ट पूरे अमेरिका में दौड़ता जा रहा था। अब टीवी में भी उसके बारे में दिखाने लगता है क्योंकि फॉरेस्ट ने कई सारे रिकॉर्ड बना लिए थे। जब रिपोर्टर्स फॉरेस्ट से पूछते हैं कि किस वजह से वो दौड़ रहा था, तभी फॉरेस्ट कहता है कि वो बस ऐसे ही दौड़ रहा है, उसका कोई भी रीजन नहीं है, उसे दौड़ना अच्छा लगता है इसलिए वो दौड़ रहा है। तभी फॉरेस्ट उस औरत को जेनी के
एड्रेस के बारे में पूछता है। तभी वो कहती है कि तुम्हें बस लेने की कोई जरूरत नहीं है और वो फॉरेस्ट को जेनी की घर को दिखा देती है। तभी फॉरेस्ट उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और वो बहुत सालों के बाद जेनी से मिलता है। जेनी ने फॉरेस्ट की सारे रनिंग रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखी थी। यहाँ पर फॉरेस्ट को पता चलता है कि जेनी का एक बच्चा भी है जिसका नाम है फॉरेस्ट और वो असल में फॉरेस्ट का ही बच्चा था, जिसे सुनकर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जेनी फॉरेस्ट को कहती है कि वो एक वायरस का शिकार है, पर डॉक्टर को नहीं पता कि वो कौन सा वायरस है। तभी फॉरेस्ट जेनी को अपने साथ अपने घर में चलने के लिए कहता है। तभी जेनी फॉरेस्ट से कहती है, क्या तुम मुझे शादी करोगे? तभी फॉरेस्ट भी उस बात पर हाँ कर देता है। फिर कुछ दिन बाद फॉरेस्ट के घर पे जेनी और फॉरेस्ट का शादी होता है, जहाँ पर मिस्टर डैम भी अपने नए गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था। इसके बाद उनका लाइफ फिर से पहले जैसा हो गया था और वो पहले की तरह दिन गुजारने लगते हैं। तभी एक दिन फॉरेस्ट को पता चलता है कि जेनी का भी कैंसर है और फिर कुछ दिनों के बाद जेनी का भी मौत हो जाता है। इसलिए फॉरेस्ट अब जेनी की आत्मा की शांति के लिए उसकी डैड की घर को भी गिरा देता है। फॉरेस्ट अब एक सिंगल पेरेंट है जो अपने बच्चे को पालने लगा था। वो बहुत खुश था क्योंकि छोटा फॉरेस्ट बहुत स्मार्ट था और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। अब फॉरेस्ट फिर से अपने बच्चे के साथ अकेला हो चुका है क्योंकि ना तो उसके पास माँ था और ना ही जेनी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। और यहाँ पर ही इस ऑस्कर विनिंग फिल्म का दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।